चलिए जी, तो आज की हमारी एक्सरसाइज है भाई एनसीईआरटी की एपी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 जो कि लिखा जाता है ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, ये क्लास है 10th बोर्ड की, जिसके कारण से हमारे पास क्या है, बोर्ड की क्लास में ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, ध्यान से समझना क्या कहता है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है हमें, कहता है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई अभी तक वो टर्म गिवन करता था, अब उसने टर्म गिवन नहीं करी और उसने क्या पूछा, कहता कि पहले नेगेटिव टर्म क्या होगी। अगर पहली नेगेटिव टर्म की मैं बात करता हूं भाई, तो मेरे पास एक चीज समझ में आती है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है। तो देखो ध्यान से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि इसकी एपी का ए कितना है 1 to 1 एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या a2 माइनस a1 होता है भाई कॉमन डिफरेंस। a2 माइनस a1 अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना होगा 117 माइनस 121 और ध्यान दे तो आंसर कितना आ जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस या d की बात करें तो वो कितना आ गया हमारे पास -4। इतना पॉइंट समझ में आ गया भाई। चलिए अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया, अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कौन से नंबर की टर्म, मतलब कौन से नंबर की टर्म में, मतलब उसने मुझे किस बारे में पूछा होगा, उसने पूछा होगा कि भाई n क्या है, राइट। जिस केस में कहता है इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब इस सीक्वेंस में घटते 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 क्या होगा, जो भी होगा भाई पहली नेगेटिव टर्म होगी। मतलब nth प्लेस की जो टर्म होगी, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, nth टर्म की जो प्लेस होगी वो 0 से छोटी होगी। अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो दिस साइन शोज कि 0 इज ग्रेटर देन an। अगर nth टर्म की प्लेस पे nth टर्म जो होगी, अगर nth टर्म की बात करें तो वो nth टर्म क्या होगी हमारी 0 से कम होगी। अब 0 से कम होगी तो पहली नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि 0 से कम आता है ना माइनस में नंबर। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो पहली नेगेटिव टर्म देखो कैसे आ सकती है। तो मैंने बोला कि an इज लेस देन 0। अब an आपके पास क्या होता है, विच इम्प्लाइज, क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होना चाहिए भाई, लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं a की बात करूं तो a कितना 1 to 1 प्लस n तो हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू -1। यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है इनइक्वालिटी का। वैसे इनइक्वालिटी जो सॉल्व होती है बच्चों, में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इनइक्वालिटी किस तरह से देखी जाती है। मान लीजिए एक लेफ्ट साइड पे, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके बीच में क्या साइन है, इनइक्वालिटी के साइन है। तो ऐसी चीज में सॉल्विंग करने के लिए, टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है, बीच की जो इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो सकता है, आइदर ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो सकती है, राइट हैंड साइड ग्रेटर हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकती है, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकती है। एक होता है नॉट इक्वल, तो वो इनइक्वालिटी में नॉट इक्वालिटी अलग होता है, इनइक्वालिटी अलग होता है। तो अगर इन साइंस में से कोई साइन अगर इक्वेशन बना रहा हो तो ऐसे के केस में हमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम कोई चीज़ को जैसे कि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं ना इक्वालिटी के केस में, इक्वालिटी के केस में लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, जब उसके बीच में साइन क्या होता है, इक्वालिटी, यहाँ पे कौन सा साइन है, इनइक्वालिटी। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो ऐसे केस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करके x को अकेला छोड़ना है। नहीं समझ आया तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जा सकता है। अभी देखो इनइक्वालिटी में मैं क्या करूँ, अगर मैं दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट 1 to 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। अगर मैं दोनों तरफ से 1 to 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 1 to 1 इधर से तो खत्म हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू, ओहो d हमारे पास -4 था, d हमारे पास -4 था, तो इज
लेस देन -1 to 1 लिख दें, चलेगा भाई। 0 - 1 to 1 इज -1 to 1, समझ आया। अब यहाँ पे इसलिए मैं ये इनइक्वालिटी के पार्ट को समझा रहा हूँ और कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारे पास नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया ना दोनों तरफ से, उसी तरह से अगर मैं ऐड भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जब किसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है तो एक पॉइंट समझने वाला होता है कि अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना लेफ्ट और राइट दोनों साइड को, तो इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय -4 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने -4 से डिवाइड किया, तो जब मैं -4 से डिवाइड करूंगा तो n-1 इज लेस देन की बजाय ये नहीं आएगा, देखो ऐसे है ना लेस देन, पर ये लेस देन नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, जब नेगेटिव टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कुछ भी ऑपरेशन लगाया जाए इनइक्वालिटी के केस में, तो ये साइन ऑपोजिट हो जाता है। मतलब n-1 इज ग्रेटर देन -1 to 1 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये -1 अब मैं क्या कर दूंगा, ऐड 1 बोथ साइड, तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं तो n इज ग्रेटर देन 1 to 1/4 प्लस 1, बच गया n अकेला। अब क्या कहता है ये सिचुएशन, कहती है कि n इज ग्रेटर देन, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 to 1 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो n इज ग्रेटर देन 125/4। तो यहाँ पे हमारे पास जब आप 125 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 = 12, 4 1 = 4.25, आंसर आ जाएगा 31.25। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या कहता है कि n ग्रेटर होना चाहिए किससे, 31.25। अगर मैं 31.25 से देखूँ तो n कोई भी नेचुरल नंबर ही आंसर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आंसर देती हैं, तो अगर कोई नेचुरल नंबर आंसर होगा तो 31.25 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 32। मतलब मैंने क्या माना था कि an जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। बाय सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी मुझे क्या मिला कि n 31.25 से बड़ा होना चाहिए, जो पहली नेगेटिव टर्म देगा, देखो ना an इज लेस देन 0, तो an आपको क्या देगा, पहली नेगेटिव टर्म। अगर पहली नेगेटिव टर्म दे रहा है तो मतलब वी कैन से 32nd टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया सभी को पॉइंट, राइट, क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अभी अगला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सीधा, जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन आया हमारे पास, कहता है द सम ऑफ द थर्ड, मतलब थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म, A3 प्लस A7, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे कितना मिलता है भाई, 6 मिल जाता है। कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 8। मतलब वी कैन से A3 मल्टीप्लाई बाय A7 इज इक्वल्स टू 8। समझ आ गया। अब अगर मैं ध्यान दूं तो क्या कहता है, कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जो एपी दी गई एपी बनेगी इनसे, उसके पहले 16 टर्म्स का सम निकाल दो। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें, दो इक्वेशंस मिल रही हैं, एक इससे मिलेगी एक इससे मिलेगी। बना के देखते हैं, क्या मैं A3 को A + 2D लिख सकता हूँ और A7 को A + 6D लिख सकता हूँ। ये 6 के इक्वल दिया हुआ है। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म इज 6 ना, तो मेरे पास क्या हो गया, 2A + 8D इज इक्वल्स टू 6, राइट। इधर से देखो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा, A + 4D, और ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, A + 4D इज इक्वल्स टू 3। ध्यान से देखो ना,
क्या ये कुछ मिलेगा? 2 उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड करेगा। उसी तरह से जब मैं इनको देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8 लिख दे भाई, चलेगा? अब ध्यान दो, क्या मैं यहाँ से और यहाँ से दो इक्वेशंस को देख पा रहा हूँ? यार यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो कैसे लग रहा है। क्या मैं यहाँ से a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d लिख सकता हूँ? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ भाई। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करूँ? पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन ये मान लेते हैं हम भाई, इस इक्वेशन में पुट कर दें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो डिफरेंट इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। तो मैंने a की वैल्यू निकाली 3 माइनस 4d, तो यहाँ पे 3 माइनस 4d प्लस 2d लिख दे, चलेगा? और अगर यहाँ पे देखें तो 3 माइनस 4d प्लस 6d लिख दे भाई, चलेगा? वैल्यू पुट कर दी मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के, इसमें पुट कर दी। मेरे पास देखो क्या बना, 3 माइनस 2d एंड 3 माइनस प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी बन रही है भाई। 10th क्लास में अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी नहीं आ रही तो भाई हालत ख़राब है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपके पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की बात करें तो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या बनता है? माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, देखो 9 इस तरफ शिफ्ट होकर माइनस होगा, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 इज माइनस 1 लिखूँ, चलेगा? माइनस टू माइनस कैंसिल कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। अब इधर अगर स्क्वायर है तो राइट साइड पे क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 करते हैं भाई, तो मैंने ये बता रखा है कि जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में, दोनों ही पॉसिबल होती हैं। पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आया तो इसके बाद देखो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था? अच्छा, अभी आपके पास d आया है, ध्यान दो, d आ गया। देन क्या मैं ये बोल दूं भाई a इज इक्वल्स टू क्या होगा? a इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3 माइनस 4 इंटू डी। तो यहाँ पे d अगर मैं माइनस 1/2 पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ एट d इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 3 माइनस प्लस 4, 4 कटिंग कर दे तो 3 प्लस 2 इज 5 एंड एट d इज इक्वल्स टू प्लस 1/2। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 4 इंटू 1/2। इसकी कटिंग कर दे तो क्या बनेगा? 3 माइनस 2 इज 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो आपके पास भाई 2d हैं, उसी कारण से 2a हैं, और आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब भाई इसके लिए आप S16 फाइंड आउट करोगे। S16 क्या होता है? 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 इज 15 लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट, सॉरी 15d लिख दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे? a और d की वैल्यू पुट करेंगे, बट जब आपके पास a 5 है तो d माइनस 1/2 है, और जब आपके पास a 1 है तो d आपके पास प्लस में 1/2 है। तो आप दो सम निकालेंगे भाई, एक इधर एक इधर, और सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हो पाएगा ये क्वेश्चन? चलें आगे, चलिए जी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है हमारे पास? कहता है अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब कहता है जो एक लैडर है, जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी में एक स्टेप से दूसरा स्टेप कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा।
मतलब अगला भी 25 सेंटीमीटर ही अपार्ट होगा। समझ में आया ये पॉइंट? चलिए, तो देखो क्या कहता है, कहता है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। कहता है रंग्स की जो लेंथ है ना वो सबसे बॉटम पे कितनी है 45 सेंटीमीटर और सबसे टॉप पे कितनी है भाई 25 सेंटीमीटर। कहता वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि वो जितना 25 सेंटीमीटर से गैप पे है और जो डिक्रीज है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ कम हो रही है तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ कम हो रही होगी हर स्टेप पे जाते हुए। अगर मैं कह देता हूँ जी 4 सेंटीमीटर की लेंथ कम हो रही है तो हर स्टेप पे 4 सेंटीमीटर। अगर मैं कहता हूँ 10 सेंटीमीटर लेंथ कम हो रही है तो हर स्टेप पे जाते हुए 10 सेंटीमीटर। मतलब यूनिफॉर्म रेट के साथ वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ये एक एपी बना रही होगी, उसका बताने का मतलब यही था। कहता है इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, मतलब 2.5 मीटर अपार्ट है जी। टॉप से बॉटम की दूरी कितनी है भाई 2.5 मीटर की दूरी है। अब अगर मैं 1/2 मीटर को ऐसे लिख दूं भाई 2 2 4 + 1 5/2 मीटर लिख दूं, चल सकता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो भाई तो क्या मैं 5/2 × 100 सेंटीमीटर बोल दूं इसको, चल सकता है। अब अगर मैं इसकी कटिंग कर दूं तो मेरे पास क्या आता है 250 सेंटीमीटर। मतलब कि आपके पास बॉटम रंग से लेके टॉप रंग तक कितने मीटर अपार्ट है, वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, सॉरी 250 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं क्या, ये देखो ना एक गैप की लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ भी दे रखी है, तो क्या मैं नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट कर सकता हूं? तो मैं देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ रंग्स। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट कर रहा हूं। और नंबर ऑफ रंग्स की बात करें तो कितना, देखो टोटल डिस्टेंस था 250 मीटर। अगर मैं उसको एक गैप से डिवाइड कर दूं, अगर मैं एक गैप से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रंग्स के बारे में आइडिया आ गया। बट ध्यान देना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, जब मैंने यहां से शुरू की काउंटिंग तो ये लेवल कौन सा था 0 भाई, ये लेवल कौन सा हुआ 25 सेंटीमीटर का, इससे अगला लेवल कौन सा हुआ 50 सेंटीमीटर का। ध्यान देना जब मैंने 25 सेंटीमीटर काउंट किया ना तो मैंने दूसरे स्टेप से काउंट किया, मैंने 0 वाले लेवल को गिना ही नहीं। मतलब जो 0 पॉइंट पे था ना उसको काउंट ही नहीं किया, उस रंग को काउंट नहीं करूंगा। अगर मैं सीधा 250/25 कर दूंगा तो मैंने वो स्टेप काउंट नहीं किया तो उस स्टेप को बाद में ऐड कर दें भाई। 0 वाला स्टेप मैंने काउंट नहीं किया, टोटल था 250 मीटर टोटल डिस्टेंस था, बॉटम रंग टू टॉप रंग कितनी दूरी पे था 250 सेंटीमीटर की दूरी पे था। तो मैंने देखा कि मैं जब इसको 25, क्योंकि एक रंग से दूसरे रंग का डिफरेंस हुआ 25 सेंटीमीटर, जब मेरे को टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालने हैं तो मैं अगर 25 से डिवाइड करता हूँ तो कहने का मतलब मेरे पास ये ऊपर वाले रंग आ रहे हैं, 0 प्लेस वाला रंग मैंने काउंट नहीं किया। तो 0 प्लेस वाला जो एक प्लेस मेरे को ऐड करनी पड़ी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 10 + 1 = 11 रंग्स। समझ में आ गया सभी को, इतना क्लियर है। कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब हमें इन्हीं रंग्स को बनाने के लिए कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे को क्या समझ में आता है कि सम निकाल दूं। जैसे कि बॉटम में 45 था, मैं मान लेता हूँ 5 कम हो रही है, तो 45 से 5 कम होकर ऊपर वाली 40 आ गई, तो 45 + 40 + 35 प्लस ऐसे करते करते 25 पे पहुंचना है। अभी मुझे नहीं पता, मुझे क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ रंग्स कितने 11 रंग्स हैं टोटल। इतना पॉइंट समझ में आया। तो मुझे क्या समझ में आया, अगर एक सीक्वेंस बन रहा है इसके केस में तो उसमें ए कितनी आ रही है आपके पास 45, एन कितना आ रहा है आपके पास 11 एंड ए एन जो कि लास्ट है, लास्ट टर्म वो कितनी आ रही है भाई 25। अब आपको निकालना क्या था S11। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें तो S11 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/2 इंटू A + L। नहीं समझ आया भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Sn = n/2 इंटू A + लास्ट टर्म भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे D की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरे को निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं था भाई, मेरे पास ये इजीली सॉल्व हो रहा था। तो आपके पास टोटल सम कितना आ जाएगा 11/2 इंटू 45 + दिस इज 70।
कटिंग करोगे तो कितना मिल जाएगा 35 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 385 सेंटीमीटर। मतलब आपको टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू फॉर द रंग्स के लिए टोटल वुड कितनी रिक्वायर्ड होगी 385 सेंटीमीटर। अगर आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3.85 मीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए जी समझ आ गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज फ्रॉम माय साइड। इससे अगला क्वेश्चन बहुत बार नहीं आता भाई, आया ही नहीं आज तक, तो इसी को लास्ट क्वेश्चन मान के चलाऊं। तो देखिए कहता है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कहता है एक रो में कुछ हाउसेज हैं। क्या कहता है वो हमें, वो कहता है कि एक रो में कुछ हाउसेज हैं, उन हाउसेज में नंबर लगा रखा है 1 से लेके 49 तक। तो रेगुलर ही होंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते एंड 49 तक हाउस नंबर्स हैं। कहते हैं शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। कहता है शो करो कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू x लाई कर रही होगी सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज, मतलब अगर उसके पीछे वाले हाउसेज, तो मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट देयर इज अ हाउस विच हैज़ अ नंबर x। कहता है कुछ इस तरह से सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट। कहने का मतलब कहता है एक x नंबर का हाउस कुछ इस तरह से है कि इससे पिछले हाउस जो भी हैं उनका अगर मैं सम कर दूं और जो इसको फॉलो कर रहे हैं इसके आगे वालों का सम कर दूं, ये आपस में क्या होना चाहिए भाई, कहता इक्वल होना चाहिए। तो x का कोई खास लेना देना अभी तक नहीं है। अगर ये एक हाउस नंबर x है तो इससे पिछला कौन सा होगा भाई, x माइनस 1 होगा क्या, समझ आया। उसी तरह से आगे वाला क्या होगा भाई, x प्लस 1 होगा, हो जाएगा ऑब्वियसली भाई। अगर पीछे वाला x माइनस 1 है तो आगे वाला x प्लस 1 ही तो होगा, समझ आया। अभी वो क्या कहता कि सम बताना है, पीछे वालों का सम और आगे वालों का सम। कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर मिड वैल्यू 25 पे आ जाती है तो 25 से पीछे वाले 24 हाउस ये होंगे, 25 हाउस उधर होंगे। ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ध्यान से समझना कि इन हाउस नंबर का जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। उसी तरह से कहता कि आगे बढ़ते बढ़ते उनका सम जो बनेगा वो बाद वाले, अब बाद वाले नंबर तो बड़े हैं ना भाई, तो वो तो कम नंबर ही चाहिए होंगे, ज़्यादा नंबर थोड़ा ना चाहिए होंगे। तो x नंबर जो होगा 25 नहीं होगा, उससे आगे का कोई एक घर होगा। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखो मैं क्या करूँ, मैंने x माइनस 1 तक का सम निकालना है, मतलब मैं ऐसा लिखूँ, मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ सम ऑफ x माइनस 1 तक के हाउसेज का किसके इक्वल आ रहा है। अब देखो ये आगे वाले हाउसेज की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से एक पोर्शन डिवाइड कर देता हूं। यहां से जैसे मैंने पोर्शन डिवाइड किया तो आगे वालों का सम निकालने के लिए मैंने क्या देखा कि अगर मैं पूरे सम में से x तक के सम को माइनस कर दूं, मतलब मैं क्या करूं S49 माइनस SX करूं। नहीं समझ आया। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का टोटल सम निकाल लूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू 49 तक अगर मैं निकाल लूँ तो मैं यहाँ पे आके क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 49 तक का सम निकाल के उसमें से x तक के वाले नंबर्स का सम माइनस कर दो तो आगे वालों का ही सम तो रह जाएगा, समझ आया। तो इसी इक्वेशन को अगर अब हम सॉल्व करें तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता इसके केस में a कितना हुआ भाई 1, कहता SX माइनस 1 तो क्या आएगा n/2, n कितना है x माइनस 1 है, इंटू 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 1। ध्यान से देखो तो 1 का माइनस 1 हो रहा है तो एक एक बढ़ रहा है ना, इतना पार्ट समझ में आया। अभी अगर मैं एक काम करूं इसको हटा दूं, चलिए तो इसको हटा देते हैं अभी थोड़ा सा। अभी देखिए S49 कैसे आएगा, S49 आएगा भाई 49/2 इंटू 2 टाइम्स a
प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, डी कितना आएगा 1। माइनस करना है x तक के हाउसेस का सम, x/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब x-1 इंटू डी इज 1। समझ आया सभी को ये पार्ट क्या बना? चलिए, कुछ भी नहीं किया, सम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं जी। ये था n हमारे पास, ये है n, ये है n। a सभी के केस में 1 होगा और d भी सभी के केस में 1 होगा। अभी देखो क्या बना, x-1/2 इंटू 2 प्लस x-2। ध्यान से देखो ना, x-1 इज -2, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता। इधर क्या आएगा 49/2 इंटू 2 प्लस 49 माइनस 1 इज 48 माइनस x/2 इंटू 2 प्लस x-1। समझ आ गया जी सभी को ये पार्ट? अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो ये देखो 2 से 2 चला गया, क्या बना, x इंटू x-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 49/2 इंटू 50 माइनस x/2 इंटू x+1। ध्यान दो तो कुछ ऐसा बनेगा ये मेरे पास, 2 माइनस 1 इज 1, x+1। अब देखो x वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, मैं कुछ ऐसे लिखूँ, x इंटू x-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x इंटू x+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, इसकी कटिंग कर देते हैं भाई, कितना बन जाता है 25। तो 25 इंटू 49 करना है, 49 इंटू 25। तो देखते हैं हमारे पास क्या बना भाई। हमारे पास यहाँ पे देखो एलसीएम ले सकता हूँ और ब्रैकेट भी ओपन कर सकता हूँ। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 इज -x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस x इंटू +1 इज प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2। राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो 25 का टेबल आसान होता है, 25 4 से 100 होता है, 25 8 से 200 हो जाएगा, तो 25 9 से 225। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5, 22 कैरी आ गया, 25 4 से 100, 100 प्लस 22 इज 122। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो अभी देखो ये -x प्लस x तो कैंसिल आउट हो गया, x² प्लस x² इज 2x² डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, ये 1225, 1225 किसका स्क्वायर होता है भाई? 1225 किसका स्क्वायर होता है बताइए? चलिए, तो मैं बताता हूं जी, हमारे पास किसका स्क्वायर होता है ये 35 का। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि सर प्लस और माइनस में वैल्यू हो सकती है, सर माइनस में नहीं हो सकती। जो हमने हाउसेस की सिचुएशन ली थी उन हाउसेस में 1 से लेके 49 तक हाउसेस थे, तो माइनस में हाउस नंबर हो नहीं सकता। समझ में आया? हमने क्या सिचुएशन ली थी कि x नंबर का एक हाउस है, उससे पिछले वालों का सम और उससे अगले वालों का सम आपस में इक्वल आ रहा है। तो 35 नंबर का हाउस वो है जिससे पीछे वाले के हाउस नंबर्स का अगर सम कर दिया जाए